नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। बीजेपी ने आज एक मुख्यमंत्री चुना, कल दूसरे मुख्यमंत्री का ऐलान होगा, परसों तीसरे मुख्यमंत्री का नाम सामने आएगा। पहला नाम चौंकाने वाला है, दूसरा और तीसरा नाम भी चौंकाने वाला ही होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्टाइल कॉपी पेस्ट वाला स्टाइल नहीं है। मोदी अलग तरह से सोचते हैं, इसीलिए अलग तरीके से काम करते हैं। नए मुख्यमंत्रियों का चुनाव तो बस झांकी है, मोदी का असली गेम प्लान अभी सामने आना बाकी है। प्रधानमंत्री ने 400 सीटों का जो टारगेट सेट किया है वह बहुत से लोगों को पहुंच से दूर लगता है, लेकिन मोदी अपनी पार्टी को बता चुके हैं 400 सीटों का टारगेट अचीव हो सकता है। ये कैसे होगा? राहुल और उनके साथी 100 के नीचे कैसे अटक जाएंगे? एक एक राज्य के बारे में मोदी ने क्या हिसाब लगाया है? 400 सीटों का रास्ता क्या होगा और मोदी की टीम में प्लेयर कौन कौन होंगे? पूरी बात इस रिपोर्ट में देखिए। विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ का नया मुख्यमंत्री बनाने से नरेंद्र मोदी का क्या फायदा? आदिवासी मुख्यमंत्री बनाने से मिशन 2024 में नरेंद्र मोदी के कितने वोट बढ़ेंगे? नरेंद्र मोदी की सीटें कितनी बढ़ेंगी? आगे मध्य प्रदेश के लिए मोदी ने क्या सोचा है? राजस्थान के लिए मोदी के मन में क्या है? प्रधानमंत्री का प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी क्या है? एक दिन एक सीएम, दूसरे दिन दूसरा सीएम, 3 दिन में 3 हेडलाइन बन रही हैं। सवाल यह है कि इससे 2024 का टारगेट अचीव करने में मोदी को कितनी मदद मिलने वाली है। अब की बार 400 पार, बीजेपी का यह नारा कितना प्रैक्टिकल है? सबसे पहले यह बता दें कि अब की बार 400 पार का नारा एनडीए के लिए है और 400 सीटें मुश्किल तो दिखती हैं, लेकिन नामुमकिन कतई नहीं है। नरेंद्र मोदी को बस 47 सीटें ही तो जोड़नी हैं। 2019 में बीजेपी ने अकेले दम पर 303 सीटें जीती। एनडीए में बीजेपी के पार्टनर्स ने 50 सीटें जीती थी। इस तरह फाइनल फिगर 353 तक पहुंच गया था। 2024 में मोदी 47 सीटें जोड़कर 400 सीटें कैसे जीतेंगे, थोड़ी देर में बताते हैं। बीजेपी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में ताजा जीत दर्ज की है। हिंदुस्तान का सियासी नक्शा अब ऐसा हो चुका है, देश के 58% एरिया और 57% आबादी पर बीजेपी या बीजेपी की सहयोगी पार्टियों का शासन है। 42% एरिया और 43% आबादी पर अन्य दलों का शासन है। 2024 में मोदी को इससे कितनी मदद मिलेगी, चलिए राज्यवार देखते हैं। शुरुआत पश्चिम से करते हैं। गुजरात 26 में से 26, मोदी का स्ट्राइक रेट 100%। राजस्थान 25 में से 24, मोदी का स्ट्राइक रेट 96%। हरियाणा 10 में से 10, मोदी का स्ट्राइक रेट 100%। उत्तराखंड 5 में से 5, मोदी का स्ट्राइक रेट 100%। उत्तर प्रदेश 80 में से 64, मोदी का स्ट्राइक रेट 80%। मध्य प्रदेश 29 में से 28, मोदी का स्ट्राइक रेट 97%। छत्तीसगढ़ 11 में से 9, मोदी का स्ट्राइक रेट 82%। महाराष्ट्र 48 में से 25, मोदी का स्ट्राइक रेट 52%। गोवा 2 में से 1, मोदी का स्ट्राइक रेट 50%। नरेंद्र मोदी के इस स्ट्राइक रेट को देखकर क्या लगता है? पहली बात तो यह कि जब तक नरेंद्र मोदी के सामने राहुल गांधी हैं, बीजेपी जीतती रहेगी, कांग्रेस हारती रहेगी। महाराष्ट्र और यूपी को छोड़ दें तो नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल इंडिया की 186 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर होती है। 2019 में इन 186 सीटों में से बीजेपी ने 171 सीटें जीती थी, कांग्रेस को केवल 15 सीटें मिली थी। इस तरह 2019 में डायरेक्ट फाइट वाली 186 सीटों पर मोदी का स्ट्राइक रेट था 92% और राहुल का स्ट्राइक रेट था सिर्फ 8%। कांग्रेस के नेताओं को यह फिगर दिखाने पर वो तपाक से यही बोलते हैं कि 2019 में बालाकोट इफेक्ट था, पुलवामा का प्रभाव था। इसी तरह 2024 के लिए कुछ लोगों ने राम मंदिर वाला बहाना अभी से तैयार कर लिया है। हकीकत यह है कि यह बालाकोट इफेक्ट नहीं, यह राहुल गांधी इफेक्ट है। जब बालाकोट और पुलवामा नहीं था, तब भी राहुल गांधी के पास नरेंद्र मोदी का जवाब नहीं था। 2014 में कांग्रेस और बीजेपी के बीच डायरेक्ट फाइट वाली 186 सीटों पर चुनाव हुए तो बीजेपी ने 162 सीटें जीती थीं, कांग्रेस को 24 सीटें मिली थीं। यानी जब बालाकोट नहीं हुआ था, तब भी राहुल के खिलाफ मोदी का स्ट्राइक रेट 87% था। यानी 2019 और 2014 में
मोदी के स्ट्राइक रेट में केवल 5% का अंतर रहा। दरअसल बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के बीच एक ट्रेंड है। डायरेक्ट फाइट वाली सीटों पर मिनिमम 85% स्ट्राइक रेट मोदी का ही रहता है। वापस छत्तीसगढ़ आते हैं। भारतीय जनता पार्टी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने गांव के एक छोटे से कार्यकर्ता के ऊपर इतना बड़ा विश्वास व्यक्त किया कि आज छत्तीसगढ़ सरकार का नेतृत्व करने का अवसर दिया है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी का आभारी हूं। साथ ही साथ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, राष्ट्रीय नेतृत्व, उनका मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता पर इतना भरोसा जताया। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री चुनते वक्त मोदी ने क्या क्राइटेरिया देखा? आजादी मिले 76 साल हो गए, 71 साल से देश में चुनाव हो रहे हैं। इन चुनावों में एक आम ट्रेंड ये रहा कि आदिवासी कांग्रेस को ही वोट करते आए। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने पहले भी जीत हासिल की थी, लेकिन सरगुजा और बस्तर के आदिवासी जिलों में कांग्रेस को साफ करने का संतोष बीजेपी को पहली बार मिला है। केंद्रीय पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में विष्णुदेव साय जी को दल का नेता चुना गया है और दल के नेता सर्वसम्मति के साथ प्रदेश अध्यक्ष जी ने उस काम का समर्थन किया। मैंने वो प्रस्ताव रखा, बृजमोहन अग्रवाल और हमारे वरिष्ठ साथियों ने उसका समर्थन किया। इस प्रकार सर्वसम्मति से विष्णुदेव साय दल के नेता चुन लिए गए। विष्णुदेव साय केंद्र में मंत्री रहे, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, सीनियर बहुत पुराने हमारे वरिष्ठ नेता हैं, लंबा उनका संसदीय जीवन है। एक योग्य व्यक्ति को दायित्व मिला है। आदिवासी इलाकों में मोदी का प्रयोग गुजरात से ही स्टार्ट हो गया था। छत्तीसगढ़ में आदिवासी वोट मिला तो आदिवासी को मुख्यमंत्री की कुर्सी भी मिली। हमारे साथ और बात हो रही है, जो विष्णुदेव साय को नया मुख्यमंत्री बनाया गया है, इसके पीछे क्या बात है? देखिए, विधायक दल बैठा, उनकी ओर से नाम आए और इससे श्रेष्ठ मैं कहता हूं कि नाम नहीं आ सकता था। जिनको प्रशासनिक अनुभव भी है, जिनको लेजिस्लेटिव अनुभव भी है, जो अटल जी की सरकार में मंत्री रहे, हमारे बहुत श्रेष्ठ कार्यकर्ता रहे, और मैं सोचता हूं कि इतनी बड़ी टीम को संभाल के चलने वाला और शुद्ध रूप से छत्तीसगढ़ को विकास की ओर आगे लेके बढ़ने वाला ऐसा श्रेष्ठ कार्यकर्ता का आज विधायकों ने चयन किया। मैं मेरे सभी विधायकों को साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर आदिवासी महिला राष्ट्रपति बैठती हैं। एक दूसरे आदिवासी बहुल राज्य झारखंड में एक आदिवासी नेता बाबूलाल मरांडी के हाथ में बीजेपी का चार्ज है। नरेंद्र मोदी ने अर्जुन मुंडा को सेंटर में सेट कर दिया है। मुंडा को आदिवासी मामलों का मंत्रालय दिया है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री बनाने का मौका आया तो मोदी ने अर्जुन मुंडा को पर्यवेक्षक बनाकर भेज दिया। इससे क्या हुआ? रायपुर में पिक्चर परफेक्ट बन गई। इस फ्रेम को देखने से लगता है कि बीजेपी के पास आदिवासी लीडरशिप है। कांग्रेस में ऐसी तस्वीर, ऐसे नेता ढूंढने से भी नहीं मिलते। इंडिया अलायंस में ले देकर एक हेमंत सोरेन है, मगर उनके साथ परिवारवाद और भ्रष्टाचार का टैग बुरी तरह से अटैच हो गया है। छत्तीसगढ़ में नरेंद्र मोदी ने एक तीर से 3 शिकार कर लिए। इसका असर यहीं तक सीमित नहीं रहेगा, यह झारखंड में भी काम आएगा। अगले साल झारखंड का विधानसभा चुनाव होगा तो छत्तीसगढ़ का एग्जाम्पल झारखंड में भी दिखाया जाएगा। देश में लगभग 10.5 करोड़ आदिवासी आबादी है। 8 करोड़ के करीब आदिवासी वोटर हैं। लोकसभा की 543 सीटों में से 47 सीटें आदिवासियों के लिए रिजर्व हैं। 2019 में बीजेपी ने एसटी के लिए रिजर्व 47 में से 31 सीटें जीती थी। नरेंद्र मोदी एक एक सीट का हिसाब रख रहे हैं, इसलिए एक एक कदम सावधानी से उठा रहे हैं। आदिवासी मुख्यमंत्री के साथ साहू समाज के अरुण साव और शर्मा बिरादरी के विजय शर्मा को उप मुख्यमंत्री बनाकर मोदी ने छत्तीसगढ़ में संतुलन बना दिया है। अरुण साव ने प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर बीजेपी को जीत दिलाई है और विजय शर्मा कवर्धा सीट से भूपेश बघेल के मंत्री मोहम्मद अकबर को हराकर आए हैं। चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे आरजेडी हो, ये सारे दल डीएमके सहित चुप बैठे हैं।
सपा भी चुप बैठी है, कोई रिएक्शन नहीं। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मोदी जी के खिलाफ ये जो एक प्रचार अभियान चला कि एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ है, वो क्यों चलाया गया? क्योंकि इनके जहन में एक डर था कि हमारे करप्शन के सारे कच्चे चिट्ठे खुल जाएंगे। और मैं मानता हूं कि ये उचित ही हुआ है। जिस प्रकार से इतनी विपुल मात्रा में भ्रष्टाचार झारखंड जैसे गरीब राज्य में हो रहा है, वो आंख खोलने वाला है। और ये जो राजनीतिक प्रोपोगंडा करते हैं एजेंसियों के दुरुपयोग का, उनको ये अपने आप ही उनके ही कृत्य से जवाब मिल गया है। अब ऑपोजिशन कैंप की पिक्चर दिखाते हैं। राहुल गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मध्य प्रदेश की हार की समीक्षा बैठक की तो क्या निकला? कांग्रेस लोकसभा चुनाव तक इंतजार करेगी। मतलब ये कि अगर वही कमलनाथ, वही दिग्विजय सिंह कांग्रेस को चलाएंगे, अगली बार छिंदवाड़ा भी मुश्किल से जीत पाएंगे। राजस्थान में अगर अशोक गहलोत ही रहेंगे तो मोदी फिर से 25 में 25 स्कोर करेंगे। गुजरात में मोदी एक बार फिर 26 की 26 सीटें जीतेंगे। मोदी की गारंटी में ही दम है। मोदी की गारंटी में ही दम है। चुनाव सोशल मीडिया पर नहीं, जनता के बीच जाकर जीतना होता है। चुनाव जीतने से पहले जनता का दिल जीतना आवश्यक होता है। लोकसभा चुनावों में उत्तर भारत में बीजेपी एकदम पोछा लगा देती है। हिंदी हार्टलैंड में कांग्रेस अपने दम पर बीजेपी को हरा नहीं पा रही। तो क्या वाकई ऐसा होगा कि मोदी 400 सीटें जीतेंगे और राहुल तीसरी बार 50 सीट पर अटक जाएंगे? 5 राज्यों के चुनाव के बाद पॉलिटिकल पार्टियों के वॉर रूम में जो कैलकुलेशन चल रहा है, जिस कैलकुलेशन पर बड़े बड़े नेता माथापच्ची कर रहे हैं, 2024 के चुनाव का वो पूरा गुणागणित, सारे परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस, सियासत की सारी संभावनाएं हम आपको समझाते हैं एकदम सिंपल मैथ्स के साथ। कांग्रेस ने इंडिया अलायंस बनाया ही इसलिए क्योंकि अकेले मोदी से लड़ना राहुल गांधी के बस की बात नहीं है। 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस ने इंडिया अलायंस को पीछे करके रखा। हार मिलते ही राहुल और खड़गे ने मीटिंग बुला ली। कांग्रेस जिन राज्यों में अपने बूते लड़ती है, वहां उसने अभी लड़कर देख लिया। अब कांग्रेस की उम्मीदें उन राज्यों पर टिकी हैं जहां वो दूसरी पार्टियों की बैसाखी पर लड़ती है। इंडिया अलायंस हिंदुस्तान की पेरिफेरी में है। पश्चिम में महाराष्ट्र, दक्षिण में तमिलनाडु, पूरब में पश्चिम बंगाल और बिहार, उत्तर में यूपी, दिल्ली और पंजाब। 2024 में कांग्रेस इन्हीं 7 राज्यों के भरोसे है। राहुल गांधी महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी पर डिपेंड है। तमिलनाडु में कांग्रेस पूरी तरह से स्टालिन की डीएमके के भरोसे है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पूरी तरह से ममता बनर्जी पर डिपेंड है। बिहार में लालू नीतीश के सपोर्ट के बिना कांग्रेस जीरो है। यूपी में समाजवादी पार्टी के सपोर्ट के बिना सोनिया गांधी की रायबरेली सीट भी मुश्किल में फंस जाती है। दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस का संगठन खत्म हो गया है। इन दोनों राज्यों में वो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी पर डिपेंडेंट है। महाराष्ट्र में जब बीजेपी को एक इंटरनल सर्वे से यह लगा कि 24 के चुनाव में शिंदे की शिवसेना के साथ उसकी पोजीशन गड़बड़ हो रही है, तभी एनसीपी में अजीत पवार वाला ऑपरेशन हो गया। अब महाराष्ट्र में बीजेपी की पोजीशन सही हो गई है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस बहरामपुर और मालदा की पार्टी रह गई है। इन 2 सीटों के अलावा ममता बनर्जी के साथ वो सीटों के लिए सौदेबाजी करने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। ममता जो दें, कांग्रेस उसी में खुश हो जाएगी। अभी तो कांग्रेस इसी में खुश है कि महुआ मोइत्रा के मुद्दे पर ममता को कांग्रेस का रुख पसंद आया है और महुआ ने संसद से जाते जाते अधीर रंजन चौधरी से हाथ मिलाया। अरविंद केजरीवाल अभी कांग्रेस से दूरी बनाकर चल रहे हैं। पंजाब और दिल्ली में केजरीवाल कांग्रेस को कितनी सीटें देंगे, इसकी भनक भी उन्होंने कांग्रेस को लगने नहीं दी। इंडिया अलायंस में कांग्रेस के जितने पार्टनर हैं, वो अपना मैक्सिमम नंबर हासिल कर चुके हैं। ममता अपने पॉलिटिकल करियर का टॉप पीछे छोड़ चुकी हैं। डीएमके के साथ अब एंटी इनकम्बेंसी जुड़ रही है। बिहार में नीतीश सरकार के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है। बिहार में जो भी करना है वो लालू और तेजस्वी को करना है। यूपी में अखिलेश ने हर तरह का अलायंस करके देख लिया। कांग्रेस और बीएसपी से एक साथ अलायंस होने की सूरत नजर नहीं आ रही। हमें किसी से कोई वो नहीं है, अपना अच्छा कार्यक्रम करिए। लेकिन क्या महंगाई कम हो गई, क्या बेरोजगारी दूर हो गई, क्या आप गारंटी देंगे रोजगार की? और फिर आप मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना चला रहे हैं। तेलंगाना में जो सरकार बनी है वो 2500 रुपए महिलाओं को देने जा रही है।
छत्तीसगढ़ में हो सकता है वहाँ भी पैसा मिले महिलाओं को महीना। तो जो समाजवादी पेंशन थी उत्तर प्रदेश में 500 रुपया महिलाओं को दिया जाता था, उसी की नकल करके लोगों ने इस तरह की योजनाएं बना करके सरकार बना ली। क्या उत्तर प्रदेश में गरीब महिलाओं को 3000 रुपये प्रति महीना मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? या जो समाजवादी पेंशन बंद की थी, अब तो कम से कम इनको शुरू करनी चाहिए। यूपी में बीजेपी के पास अभी 64 सांसद हैं। योगी इसे 75 से ऊपर पहुंचा सकते हैं। बिहार में बीजेपी के 17 सांसद हैं। 2019 में बीजेपी 17 सीटों पर ही लड़ी थी। ये टैली ऊपर जाएगी क्योंकि बीजेपी इस बार ज्यादा सीटों पर लड़ेगी। महाराष्ट्र में बीजेपी के पास अपने 23 एमपी हैं। 2019 में बीजेपी 25 सीटों पर लड़ी थी। यहां भी उसकी टैली बेहतर होगी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी 18 पर है। इंडिया अलायंस होने पर 18 सांसद जितवाना बीजेपी के लिए चैलेंजिंग होगा। तमिलनाडु में बीजेपी अभी 0 पर है। अलायंस होने पर बीजेपी का कोई घाटा नहीं होने जा रहा। पंजाब में भी बीजेपी 0 पर है, उसे कोई घाटा नहीं होने जा रहा। कुल मिलाकर कहें तो कांग्रेस की सीटें कहीं बढ़ती नहीं दिख रही। राहुल गांधी वो आंकड़ा छूते हुए नहीं दिख रहे जहां से 2004 वाली सिचुएशन बनी थी। दूसरी तरफ बीजेपी के साथ एनडीए पार्टनर्स के नंबर जोड़ने पर 400 सीटें आती दिख रही हैं। बीजेपी पीछे की राजनीति नहीं करती, आगे की राजनीति करती है। इसीलिए छत्तीसगढ़ में उसने नया मुख्यमंत्री चुना। एमपी और राजस्थान के लिए बीजेपी इसीलिए नए चेहरा देने की बात कह रही है क्योंकि 24 में उसे 100% का स्ट्राइक रेट चाहिए।